जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। और मैं हूं सुनील आज़ाद। साथियों, आज की ये क्लास हमारी मूल विधि के अंतर्गत जो यूपी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए मूल विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश इंस्पेक्टर वाले आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। तो आप पूरी जी जान से लग जाइए। 40-50 दिन का जो टाइम है इसमें वो अपनी पूरी जान लगा दीजिए। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कंटेंट पढ़ने का है वो पूरा आप पढ़ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में रह गया है तो उसको अगले 10 से 15 दिन में फिनिश कर दीजिए। मैं भी अपना ये मूल विधि वाला अगले 10 से 15 दिन में, यानी सितंबर में मैं इसको फिनिश कर दूंगा, चाहे IPC हो, CRPC हो या बाकी के जितने भी माइनर एक्ट हैं वो सारे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे IPC के भाग जो हमारा लेसन 5 है उससे आगे 10 या 11 जहाँ तक भी हो जाएगा आज वहाँ तक हम पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, 3 वीडियो इसकी पहले आ चुकी है हमारी मूल विधि के अंतर्गत, तो आप जाकर पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं आज अपना IPC का अगला चैप्टर जो है। देखिए, अध्याय 5 इसका IPC का अध्याय 5 प्रावधान करता है किसका? दुष्प्रेरण के संबंध में। दुष्प्रेरण, ठीक है। दुष्प्रेरण क्या है वो मैं बताऊंगा। अध्याय 5 हमारा धारा 107 से स्टार्ट होकर 120 तक रहता है। इसको आप लिख लेना। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दुष्प्रेरण का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में कहाँ से कहाँ तक है, तो आप इसको कर सकते हैं 107 से 120 तक। अब देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही धाराएं आपको पढ़ने की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली धारा इसमें है धारा 107। धारा 107 क्या है? उसमें दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, दुष्प्रेरण क्या होगा? दुष्प्रेरण से मतलब सीधा सीधा आप, ये कानून की भाषा है, कानून का शब्द है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का सीधा सीधा मतलब अगर हम आम भाषा में देखें तो किसी को उकसाना। उकसाना मतलब मैंने किसी से कह दिया कि जाकर उसको मार दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दुष्प्रेरण। किसी को गलत कार्य करने के लिए, विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए किसी को कहना या किसी को उकसाना। ठीक है, ये दुष्प्रेरण हो गया। दुष्प्रेरण, अब हमारा दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है। दुष्प्रेरण हमारा 3 प्रकार से हो सकता है। पहला हो गया उकसाकर, इस चीज को लिख लेना। दुष्प्रेरण के प्रकार पूछ सकता है कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पहला हो गया हमारा उकसाकर, किसी को कोई बात बोलकर, किसी को, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने रवि से कह दिया कि जाकर मोहन को मार दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? दुष्प्रेरण किया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा षड्यंत्र द्वारा। ठीक है, षड्यंत्र द्वारा क्या? यानी 3-4 लोगों ने मिलकर पहले से प्लानिंग कर ली, पहले से प्लानिंग की, एक दूसरे ने मिलकर एक आम सहमति बना ली कि हमें ये कार्य करना है, हमें उसको मारना है। तो एक दूसरे का दुष्प्रेरण हो गया। तीसरा हो गया सहायता द्वारा। अब देखिए, सहायता द्वारा क्या हुआ? मैंने किसी को कहा कि जाकर उसको मार दे, ये उकसाकर हो गया। और मारने के लिए उसको चाकू या तमंचा भी दे दिया। उसको मारने के लिए मैंने उसको चाकू या तमंचा भी दे दिया, तो ये क्या हो गई? सहायता। अब देखिए, सहायता भी दो तरह से हो सकती है। एक तो कोई कार्य करके, जैसे मैंने अभी किसी को कहा, ठीक है, कार्य करके या कार्य ना करके, या कार्य ना करके। कार्य करके कैसे हो गया? कोई कार्य किया, जैसे मैंने चाकू दे दिया, ठीक है, किसी की कोई भी मदद कर दी एक तरह से, ठीक है, तो वो हो जाएगा कार्य करके। अब कार्य ना करके क्या हो गया? मान लीजिए एक फैक्ट्री का चौकीदार है, एक दुकान का चौकीदार है या गांव का चौकीदार है। चोर आए उस फैक्ट्री में चोरी करने के लिए, उसको पता है कि ये चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन उसने उनको रोका नहीं, उनको टोका नहीं, उनको जाने दिया। तो उसने कोई कार्य नहीं किया, उनकी कोई मदद नहीं की, कोई कार्य नहीं किया इस तरह से, लेकिन उसने उसका दुष्प्रेरण दे दिया कि आप जाके चोरी कर लीजिए, मैं अपनी सहमति देता हूं। तो ये ना कार्य करके भी हो गया। या जैसे कोई पुलिस वाला, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, कोई पुलिस वाला पता है कि सामने वाले एक चेकिंग चल रही है और सामने से एक कार आ रही है, सामने से एक कार आ रही है। उस कार में उस पुलिस वाले को जानकारी है कि इसमें हथियार हैं, लेकिन वो फिर भी उसको जाने देता है, उस कार को रोकता नहीं, फिर भी जाने देता है। तो ये क्या हो गया? ये सहायता द्वारा। तो हमारा जो दुष्प्रेरण है वो 3 तरह से हो सकता है, याद रखिए। ठीक है, एक उकसाकर, एक षड्यंत्र द्वारा और
सहायता द्वारा। अब देखिए, बस इसमें आप इतनी चीज़ याद रख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, दुष्प्रेरण में एक चीज़ और है, दुष्प्रेरण में एक चीज़ और है। मैंने कहा किसी को कि मैंने राम से कहा कि जाकर श्याम को मार दे, ठीक है। अब श्याम ने चाहे उसको नहीं मारा, लेकिन मैं अपराधी हो गया। मतलब दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरित बातें कहना ही अपने आप में अपराध है। चाहे जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया है, जिस कार्य के लिए उकसाया है, उस इंसान ने वो कार्य किया या नहीं किया, समझ में आ गई। मतलब किसी ने किसी को उकसाया, मैंने कहा कि जाकर उसको मार दे, मेरा बस इतना ही कहना अपराध हो गया दुष्प्रेरण का। अब मैंने जिसको मारने के लिए कहा है वो उसको मारे या ना मारे, जो मार देगा तो उसकी भी धारा लग जाएगी, वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो सिर्फ ये कहना ही दुष्प्रेरण अपने आप में अपराध हो जाता है, बस इतनी चीज आप याद रखिए। इसकी एक धारा आ जाती है 108 दुष्प्रेरक, ठीक है। दुष्प्रेरक क्या होता है? जो उकसाने वाला है उसको दुष्प्रेरक कहते हैं। बस सीधी सी सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जो उकसाने वाला है, जो किसी को उकसा रहा है, किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहा है, वो क्या हो गया? दुष्प्रेरक। जैसे मैंने फैक्ट्री वाला अभी बताया, तो फैक्ट्री का चौकीदार जिसने चोरों को जाने दिया, वो क्या हो गया? दुष्प्रेरक हो गया, ठीक है। और वो पुलिस वाला जिसने उस हथियार भरी हुई कार को, गाड़ी को जाने दिया, वो क्या हो गया? दुष्प्रेरक हो गया। बस, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये दो चीज़ें आप याद रखिए, कुछ ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस क्या याद रखना है इसमें? एक अध्याय 5 दुष्प्रेरण के प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? धारा 107 से 120 तक। और दुष्प्रेरण की परिभाषा कहाँ दी गई है? 107 में, और दुष्प्रेरक की 108 में। बस इतना याद रखिए। आपको कैसे भी एग्जाम्पल से वो दे सकता है, एग्जाम्पल से पूछ सकता है, ठीक है। अगला अध्याय देखिए, अगला अध्याय इसका आ जाता है अध्याय 5A, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र, इसकी बस एक धारा है, इसकी भी जो आपके काम की है, धारा 120A या 120 का भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 120 का, इसमें क्या है? इसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, इसमें परिभाषा है, ठीक है। अभी क्या होती है वो मैं बताऊंगा। और धारा 120B, धारा 120B इसका बहुत इस्तेमाल होगा जब आप दरोगा बन जाएंगे, इसका बहुत इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। धारा 120B में क्या है? इसका दंड है। बस ये चीज़ याद रखिए, धारा 120B में इसका दंड है। अब देखिए, आपराधिक षड्यंत्र हो क्या है? जब भी दो या दो से अधिक आदमी, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये जरूर लिख लेना, दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2+ पर्सन, ये आप लिख लीजिएगा इसको। आपराधिक षड्यंत्र, देखिए ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो आप याद रखिए, आपराधिक षड्यंत्र में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए, किसी ऐसे कार्य को करने के लिए, कोई विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए, विधि विरुद्ध कार्य यानी कानून उसको करने के लिए मना करता है और वो फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, कोई काम तो ठीक है, काम तो वो वैध है, कानून उस करने को कहता है, लेकिन उसको करने का उनका तरीका गलत है, उस कार्य को करने का उनका तरीका गलत है। किसी की मदद कर रहे हैं, गरीबों को पैसा बांट रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है उनका? पैसा वो चोरी करके ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कार्य तो सही कर रहे हैं, विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका जो करने का तरीका है वो उनका गलत है। तो इस तरह से जब भी 2 या 2 से अधिक आदमी कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र के उसमें आता है। और आपराधिक षड्यंत्र में जो धारा लगती है, देखिए धारा कभी भी परिभाषा की नहीं लगती है। कानून में आप इस चीज़ को समझिए, कानून में धारा परिभाषा वाली नहीं लगती। जब मुकदमा लिखा जाता है तो परिभाषा की धारा नहीं लगती है। जैसे 120A है, 120A कहीं भी धारा नहीं लगती है, ये आप ध्यान रखना। धारा हमेशा दंड वाली लगती है, जिसमें उसका दंड दिया गया होता है। तो जब मुकदमा लिखा जाता है
चोरी लूटपाट इस तरह का जहाँ प्लानिंग की हुई है, हत्या में भी ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे 120 बी लगती है धारा 120 बी या 120 बा, इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब 120 बी आप याद रखिए, इसमें आपराधिक षड्यंत्र का दंड दे रखा है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना याद करना था, इतना देखना था। एक और है, आप देख लीजिए, अध्याय 6, यहीं पर देख लीजिए। जितना मैं बताता जा रहा हूँ आप सिर्फ इतना कर लीजिए, काफ़ी है। देखिए, मैंने यूट्यूब पर कुछ देखा है, कुछ लोगों की, कुछ चैनल्स के वीडियो मैंने देखे हैं, 50-50 वीडियो उन्होंने सिर्फ मूल विधि पर बना रखे हैं। आईपीसी पर 25-25 वीडियो बना रखे हैं। क्या करना है, 6 से 7 प्रश्न इसके आने हैं, पूरे मूल विधि के 6 से 7 प्रश्न, और वो भी आईपीसी सीआरपी से 2 या 3 प्रश्न आएंगे। क्यों इतना टाइम आप खराब कर रहे हो? पूरी आईपीसी नहीं पढ़नी, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आईपीसी पूरा कानून पढ़ाने के लिए आपकी पूरे 1 साल ट्रेनिंग चलेगी, पूरे 1 साल ट्रेनिंग चलेगी, आपकी पूरी क्लासेस लगेंगी, प्रॉपर क्लासेस लगेंगी, 9 से 2 बजे तक आपका 4 से 5 घंटे स्कूल लगेगा। तो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि हमें पूरी धाराएं पढ़नी है, पूरा क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, पूरा कानून आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ अपने एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ना है कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैं सिर्फ वही चीज़ आपको करा रहा हूँ, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। अध्याय 6 कहता है, देखिए, राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। ये मैं अध्याय के नाम क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए, हो सकता है सीधे सीधे अध्याय से आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में प्रावधान कहां पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अध्याय 6। ठीक है, बस इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं, आप लिखते रहिए इसको, राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक धारा याद करनी है। ये कहां से कहां तक है, देखिए मैं इसको बता देता हूं। ये 121 से लेकर धारा 121 से लेकर 130 तक इसका प्रावधान है आईपीसी में। ठीक है, 121 से 130 तक सिर्फ एक धारा इसमें आपको याद करनी है, धारा 124 का या 124 ए, जो कहती है राजद्रोह की परिभाषा, जो हमें देती है, किसकी, राजद्रोह। अब राजद्रोह क्या होता है, आप लिख लीजिए। राजद्रोह क्या होता है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ, मतलब जैसे हमारी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ भी कहकर, मुंह से बोलकर या लिखकर या इशारों से, कुछ भी ऐसे जिससे समाज में उसके प्रति, सरकार के प्रति घृणा पैदा हो, वो राजद्रोह कहलाता है। ठीक है, वो सारा सब कुछ क्या आता है, राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस तरह से घृणा फैलाएगा या फैलाने की कोशिश करेगा, वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। बस आप इतना याद रखिए कि राजद्रोह की परिभाषा हमारी कहाँ पर है, धारा 124 क में। और इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई धारा ऐसी नहीं है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर ये हो गए, हमारे 5 का और अध्याय 6, इसको आप उतार लीजिए, इसको आप कर लीजिए, सिर्फ इतना पढ़ते चलिए जितना मैं बता रहा हूँ अगली। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, आगे देखते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है अध्याय 7। इसकी भी सिर्फ एक धारा हमको देखनी है, अध्याय 7। अध्याय 7 है सेना से संबंधित अपराध। यानी इसमें क्या दे रखा है, सेना से संबंधित अपराध जो होते हैं, कोई सैनिक आ जाए, भाग के आ जाए, उसके साथ क्या होगा, इस तरह के इसमें प्रावधान दे रखे हैं। इसमें हमें सिर्फ एक धारा पढ़नी है। इसकी धारा कहाँ से कहाँ तक है, ये है धारा 131 से 140 तक। ठीक है, धारा 131 से 140 तक प्रावधान है सेना से संबंधित अपराध, अध्याय 7। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 7 से सेना, 7 से 7। ठीक है, सेना से संबंधित अपराध 7 में है। इसकी सिर्फ एक धारा है, धारा 140। क्या कहती है, यदि कोई भी व्यक्ति तीनों सेनाएं हमारी कौन सी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। ठीक है, आर्मी, नेवी और जल सेना हमारी जो है उसका। ठीक है, इनकी वर्दी धारण करेगा, उसके अपराध के लिए वो अपराध कहलाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, लिख लीजिए,
सेनाओं, तीनों सेनाओं की है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी की। सेनाओं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए तीनों सेना, ठीक है। सेनाओं की वर्दी धारण करने के लिए, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसका मतलब समझ लीजिए कौन है, यानी जो उसका अधिकार नहीं रखता वर्दी धारण। अब ऐसा नहीं है कि जो उसका जवान है वो भी वर्दी धारण कर रहे हैं तो वो अपराध है, वो नहीं, कोई आम व्यक्ति जिसको वो वर्दी धारण करने का अधिकार नहीं है, ये मैं उसके लिए है, ठीक है। अवैध रूप से आप लिख लीजिए यहाँ, सेना की वर्दी अवैध रूप से, कभी आप कहें कि अवैध रूप से, ठीक है। सिर्फ एक ये ध्यान आप याद रखिए कि सेना की वर्दी अगर कोई अवैध रूप से जो उसका धारण करने का हकदार नहीं है वो अगर वर्दी धारण करता है तब उसके लिए कहाँ प्रावधान दिया गया है, तो इसका प्रावधान कहाँ है, अध्याय 7 धारा 140, ठीक है। अध्याय 8 हमारा आता है, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-4 धाराएं इसकी। अध्याय 8 आता है हमारा लोक शांति के विरुद्ध अपराध। लोक शांति के विरुद्ध अपराध। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पहली बार आप चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर कोई भी फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, जो भी वीडियो आएगी वो मेरी काम की आएगी और समय पर आएगी। जब उस वीडियो का समय आएगा तभी वो वीडियो समय पर आएगी। कुछ लोग मेरे से बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, या ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, एग्ज़ाम के बाद सब बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लोक शांति के विरुद्ध अपराध के विषय में प्रावधान करता है, यह है धारा 141 से 161 तक, धारा 141 से 161 तक है, ठीक है। इसमें धारा देखिए, पहली धारा हमारी है धारा 141 ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए, 3-4 धाराएं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ध्यान से पढ़िएगा। विधि विरुद्ध जमाव, देखिए विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, इसकी शर्तें क्या क्या होती है, किस जमाव को हम विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे। क्या कहीं 4-6 लोग इकट्ठे हो गए विधि विरुद्ध हो जाएगा, नहीं। देखिए पहली शर्त इसमें है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, समझा रहा हूँ, बाद में इसकी डेफिनेशन बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो, ठीक है, या भीड़ हो, अधिक व्यक्ति हो या भीड़, ठीक है। दूसरा इसमें उन सभी का एक सामान्य उद्देश्य हो। सामान्य उद्देश्य मतलब सभी एक ही उद्देश्य से बैठे हुए हों, एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हो, कोई अपना ऐसा उद्देश्य सरकार से पूरा कराना चाह रहे हो जो उन सभी से संबंधित है, सभी का एक समान उद्देश्य हो, और ठीक है। और अगला है इसमें जो सामान्य उद्देश्य है इनका, जो इनका ये सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध हो। इसमें क्या है, जब भी आप इसको अब देखिए एक साथ सुन लीजिए, जब भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भीड़ को सरकार के किसी निर्णय, किसी आदेश, किसी कानून के खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है, उनमें गलतफहमी पैदा करते हैं, तो उसको वो क्या कहलाती है, हमारा विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। समझ गए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सरकार के किसी निर्णय या किसी कानून की क्या कर रहे हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो गलत तरीके से, ठीक है, तो वो हमारा क्या क्या कहलाता है, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा आपसे आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विधि विरुद्ध जमाव में वो कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए, सिर्फ बैठे हैं लेकिन गलत तरीके से बैठे हैं। गलत तरीके से मतलब सरकार उनको मना कर रही है, सरकार ने मना किया ये काम करने के लिए, ठीक है, सरकार ने ये काम करने के लिए मना किया है करने के लिए कि सरकार ने, क्योंकि देखिए सरकार जब कोई भी आदेश या कानून बनाती है, कोई भी आदेश निकालती है, चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, तो उसके खिलाफ इस तरह से कर सकते हैं, उसके निर्णय के खिलाफ हम अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन असहमति व्यक्त करने के तरीके होते हैं, ठीक है। भीड़ को उकसाते नहीं है उसमें, ताकि भीड़ कोई हिंसा करने के लिए उतारू हो जाए, ठीक है, गलत तरीके से,
गलत तरीके से हम अपनी बात नहीं कह सकते सरकार से। तो विधि विरुद्ध जमाव हो गया। अब देखिए इसकी एक धारा आती है अगली, धारा 146। धारा 146 हो जाती है बलवा। नाम सुना होगा आपने, बलवा की परिभाषा कहता है इसमें भी देखिए सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस कोई विधि विरुद्ध जमाव बलवा कब बन जाता है, जब वो हिंसा का प्रयोग कर ले। जब विधि विरुद्ध जमाव, जब विधि विरुद्ध जमाव हिंसा या बल का प्रयोग करने लगे। ठीक है, जब विधि विरुद्ध जमाव हिंसा या बल का प्रयोग करने लगे तब वो विधि विरुद्ध जमाव क्या बन जाता है, बलवे में तब्दील हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस 5 या 5 से अधिक व्यक्ति भी रहते हैं, सामान्य उद्देश्य रहते हैं, सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध भी होता है। लेकिन यहाँ से क्या चीज़ बढ़ जाती है कि सामान्य उद्देश्य को, उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कोई एक्शन करते हैं, यानी कोई कार्य करते हैं, कोई कदम उठाते हैं, हिंसा करते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं या जो भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई अपना एक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, बलवा बन जाता है। अब इसमें देखिए धारा 147 में क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए बलवे के लिए क्या है, इसमें दंड है। धारा 147 में बलवे के लिए दंड है और धारा 148 में क्या है, हथियार लेकर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं, हथियार लेकर बलवे में शामिल होना। ठीक है, ये इसमें क्या आ जाता है, धारा 146 बलवे की परिभाषा होगी। धारा 147 जब कानून में लगती है, कहीं मुकदमा लगता है, 5 से अधिक व्यक्ति जब इस तरह का कुछ करते हैं, धारा 147 लगती है। उनके पास अगर हथियार होते हैं तो धारा 148 लग जाती है। एक धारा यहीं पर आती है, धारा 149। धारा 149 कहती है इस बलवे में शामिल सभी व्यक्ति बराबर रूप से अपराधी माने जाते हैं। ठीक है, बलवे में शामिल सभी व्यक्ति बराबर के अपराधी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देखिए सामान्य उद्देश्य तो हो गया कि सामान्य उद्देश्य को बलवे में शामिल सभी व्यक्ति बराबर के अपराधी। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ, सब सामान्य उद्देश्यों को, अपने सामान्य उद्देश्यों को पाने के जो भी उनका टारगेट है, जैसे अभी वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है, तो वो उनका क्या सामान्य उद्देश्य है कि वो किसान कृषि बिल जो कानून है, कृषि कानून है, वो सब वापस ले जाए। तो सभी उसी के लिए कर रहे हैं ना, तो अब जो भी उसमें दंगा होता है या कुछ होता है वो सभी बराबर रूप से हिस्सेदार होंगे। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति बलवे में शामिल था, वो कितनी देर के लिए किस अपराध में शामिल रहेगा, जब तक वो उसमें उपस्थित रहा। अगर वो घर वापस आ गया, उस बलवे से हट गया, उस भीड़ से हट गया, उसके बाद कोई अगर अपराध होता है तब वो उसमें शामिल नहीं आएगा, उस अपराध का वो दोषी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई भीड़ थी कहीं पर दंगा कर रही है, ठीक है, कहीं पर बलवा कर रही है, उस भीड़ ने क्या करा, बसें जलाई पहले। एक व्यक्ति ए तब तक उसमें शामिल रहा जब तक बसें जली। उसके बाद बसें जलाने के बाद वो व्यक्ति वापस आ गया। ठीक है, वो व्यक्ति वहाँ से बलवे से हटकर अपने घर वापस आ गया। उसके बाद बाकी जो लोग वहाँ पर बचे, वहाँ पर उन्होंने किसी की हत्या कर दी। तो वो जो व्यक्ति था ए, जो घर वापस आ गया, वो सिर्फ बसें जलाने तक के अपराध का अपराधी होगा। बाद में जो हत्या हुई है उसका वो अपराधी नहीं होगा। ठीक है, तो ये धारा 49 कहती है, धारा 149 कहती है। तो ये तीनों धाराएं जब कभी इस तरह का बलवा दंगा होता है, ये तीनों धाराएं लगती हैं, धारा 147, 148 और 149। ठीक है, उसके बाद जो कुछ अगर वहाँ मर्डर होता है तो उसकी अलग लगेगी, जो भी चीज़ होती है, बाकी जो बड़ा अपराध होता है वो अलग लगता है। कि बलवे से संबंधित ये तीनों धाराएं लगती हैं, ध्यान रखना, धारा 147, 48, 49। इसलिए मैंने 47, 49 आपको बताना जरूरी समझा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ आ जाती है जो आप लोक सेवक से संबंधित रहेगी। इस चैप्टर में 3 धाराएं और रहेगी, उसको देख लीजिए।
एक धारा आ जाती है धारा 152। धारा 152 क्या कहती है, देखिए, बलवे के दौरान, क्योंकि आपसे संबंधित है, जब आप दरोगा बन जाएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं, बलवे के दौरान लोक सेवक पर हमला, याद रखना इसको, यानी अगर बलवा चल रहा है वहाँ उसको दबाने के लिए कोई लोक सेवक गया, अब लोक सेवक में खाली पुलिस ही नहीं आएगी, खाली पुलिस ही नहीं आएगी, जो भी सरकारी कर्मचारी वहाँ लगे हुए होंगे उसको करने के लिए, ठीक है, चाहे वो LIU वाले हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे SDM हो, चाहे बाकी और भी कोई मजिस्ट्रेट लगा हुआ हो, अगर उन पर हमला होता है वो सारे लोक सेवक में आएंगे। उन पर अगर हमला होता है तब कौन सी धारा लगेगी, धारा 152। अच्छा, इसी में एक चीज आ जाती है धारा 159। धारा 159, देखिए, एक चीज हमारी क्या हो गई, विधि विरुद्ध जमाव हो गया, दूसरा हो गया हमारा बलवा, एक तीसरा दंगा। इनमें अंतर समझिए, आज आपको इन सभी चीजों में अंतर समझ में आ जाएगा, बलवा और दंगा। दंगा की परिभाषा कौन सी धारा में है हमारी, दंगा की परिभाषा हमारी एक धारा 159। इसमें क्या है, देखिए अंतर क्या है इसमें और इसमें, विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन दंगा में क्या होगा, 2+ पर्सन होंगे, यानी 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, लिख लेना आप जो मैं बोल रहा हूं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कहां पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर। पब्लिक प्लेस में क्या, पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या इस तरह की और भी चीज़, कोई बाजार हो गई, ठीक है, रास्ता हो गया, बाजार का रास्ता। जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान पर, लड़कर, झगड़कर, आपस में मारपीट करके, ठीक है, लोक शांति भंग करते हैं, यानी लोगों को परेशानी जिससे होती है, अगर ये करते हैं तो वो दंगे की परिभाषा में आता है। समझ में आ गया, बलवा और दंगा, वहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थे, यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, वहाँ उनका कोई आपस में सामान्य उद्देश्य था, यहाँ सामान्य उद्देश्य नहीं, वो आपस में भी लड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, धारा 160 में इसका दंड हो जाएगा, धारा 160 में दंगा का दंड हो जाएगा। बस इतना इस चैप्टर में हमको पढ़ना था, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। एक बार से फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अध्याय 8 धारा 141 से 161 तक लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है। लोक शांति यानी जो जनता है, जनता को दिक्कत परेशानी ना हो, जनता की शांति भंग ना हो, उससे संबंधित अपराधों के विषय में है। पहला क्या है, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अपने किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, अवैध रूप से बैठे हुए हों, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाता है, विधि विरुद्ध जमाव आ जाता है। जब वो भीड़ जो 5 से अधिक व्यक्ति जहाँ इकट्ठे हैं, जब वो भीड़ अपने किसी काम को कराने के लिए, अपने किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा कराने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करने लगे, तब क्या हो जाती है, वो दंगा बन जाता है, ठीक है। 146 धारा 146, धारा 147 में बलवे का दंड है, ठीक है। धारा 148 में अगर कोई हथियार लेकर उसमें शामिल होता है, तमंचा लेकर, लाठी डंडे लेकर, इस तरह का कुछ भी हथियार लेकर अगर कोई शामिल होता है तो उसके लिए दंड है, धारा 148। धारा 149 में क्या है, बलवे में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से अपराधी माने जाएंगे, वो उसके संबंध में सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए, ठीक है, किस तरह से अपराधी माने जाएंगे तब, यानी जितने भी लोग उसमें शामिल रहेंगे, उस भीड़ में सारे लोग, जो भी घटना होती है उसके लिए क्या होंगे, अपराधी माने जाएंगे। दूसरी चीज क्या बताती है धारा 149, कि जो जितने समय तक उस भीड़ में शामिल रहेगा सिर्फ उतने ही अपराध के लिए दोषी होगा, ठीक है। धारा 152 बलवे के दौरान लोक सेवक पर हमला, यानी उस भीड़ ने, जो बलवा जब हो रहा है तब भीड़ ने किसी लोक सेवक पर, जो उस बलवे को दबाने के लिए, बलवे को रोकने के लिए वहां पर लगाया गया है, उस पर अगर हमला कर देती है भीड़, उसकी वर्दी फाड़ दे, उसको पत्थर फेंक दे, उसके सर पर चोट मार दे, मतलब किसी भी तरह से, ठीक है, तो उसके लिए दंड है, धारा 152। धारा 159 दंगे की परिभाषा। दंगा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, ऐसा नहीं कि 2 व्यक्ति अपने घर में, कोई 2 भाई अपने घर में अगर लड़ रहे हैं तो वो दंगा कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप समझना, ऐसा नहीं। और दूसरा धारा 160 है, वो क्या है, दंड है इसमें, किसका, दंगे का। तो ये हमारा अध्याय 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अध्याय 9 और 10 देखते हैं, ठीक है। अध्याय 9 में क्या है, लोक सेवक द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में है। पब्लिक करे अपराध
तब ठीक है, उसके दंड हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी, कोई लोक सेवक ही अगर अपराध करने लगे तब क्या होगा, उसका भी प्रावधान आईपीसी में है। देखिए अध्याय 9 इसी बारे में प्रावधान करता है। ये धारा कहाँ से, धारा 166 से लेकर 171 तक। सारी धारा नहीं पढ़नी, सिर्फ 4 धाराएं इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट है। पहली देखिए कौन सी है, पहली है धारा 166 का। 166 क्या कहती है, लोक सेवक द्वारा, मैं लिख देता हूं जल्दी, मैं बोल भी रहा हूं आप लिख लीजिए। लोक सेवक द्वारा विधि के निर्देश की अवज्ञा, ये हो गई कानून की भाषा। अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। देखिए क्या हो गई, कोई लोक सेवक है, लोक सेवक ने जो कानूनन कार्य करने चाहिए वो कानूनन कार्य ना करे, कोई अलग कार्य करे, कानून को ना माने, प्रोसीजर फॉलो ना करे, जो किसी भी चीज़ का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करे, तो वो इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। जैसे थाने में गए आप रिपोर्ट लिखाने के लिए, कोई झगड़ा हो गया, थाने में आप रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, थानेदार या मुंशी या कोई भी दरोगा या कोई भी आपकी रिपोर्ट ना लिखकर आपको अलग अलग बातें बताए, आपको बहाने बनाए, आपको वहाँ से टालने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। इसमें आप लिख लीजिए ब्रैकेट में कर थाने पर FIR ना लिखना, ना लिखने के लिए दंड, ठीक है। इसका प्रावधान कौन सी धारा करती है, धारा 166 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सभी को, ठीक है, कि अगर हम थाने जाएं और वो हमारी रिपोर्ट ना लिखें तो कौन सी धारा का अपराध करते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि जैसे थाने पर FIR ना लिखना, ठीक है। खाली यही काम इसमें नहीं आएगा, खाली थाने पर FIR नहीं लिखाई तभी ये धारा लगेगी। कोई भी लोक सेवक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो विधि के निर्देश की, यानी विधि कानून ने जो उससे करने के लिए कहा है उससे हटकर अगर कार्य करता है तब ये धारा लगेगी, ठीक है। दूसरा एक धारा इसकी और है, धारा 166 है। ये स्पेशली डॉक्टर के लिए हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए हैं, ठीक है। पीड़ित का इलाज ना करना, अभी पीड़ित कौन है बताऊंगा, अभी पीड़ित का इलाज ना करना। अब ये पीड़ित कौन है, ये पीड़ित है रेप पीड़िता है या फिर कौन है, एसिड अटैक वाली पीड़िता। अगर इनका इलाज करने से डॉक्टर मना करता है, कोई भी डॉक्टर, ठीक है, कोई भी डॉक्टर अगर रेप पीड़िता या एसिड अटैक पीड़िता का इलाज करने से मना करता है तो वो कौन सी धारा का अपराध करता है, धारा 166 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी दोनों, ठीक है। FIR न लिखना कोई अगर पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि अगर थाने पर FIR नहीं लिखी जाती है तो वो थानेदार कौन सी धारा का अपराधी होगा, धारा 166 है। कोई डॉक्टर अगर रेप पीड़िता या एसिड अटैक पीड़िता का इलाज करने से मना करता है तब कौन सी धारा का अपराधी होगा, धारा 166 है। दो धारा इसकी और हैं, धारा 170, ठीक है। 170 में क्या है, अगर कोई लोक सेवक का प्रतिरूपण करता है, कोई अगर लोक सेवक का प्रतिरूपण करेगा, कैसे, यहाँ शब्द है, देखिए जो शब्द है वो मैं लिख रहा हूँ, लोक सेवक का प्रतिरूपण। आप फिर इसको अपनी भाषा में जो मैं बताऊंगा उसको लिख सकते हैं जैसे आपको याद रहे। लोक सेवक का प्रतिरूपण मतलब कोई लोक सेवक बन जाए, SDM IAS आपने देखा होगा, बनते रहते हैं लोग कि वहाँ फर्जी IAS पकड़ा गया, फर्जी SDM पकड़ा गया, ठीक है। यानी जो नहीं है, जो मैं नहीं हूँ और मैं किसी लोक सेवक की, किसी सरकारी कर्मचारी कोई बन जाऊँ कि मैं अपने आप को बताने लगूँ कि मैं SDM हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, अपराध की श्रेणी में। लेकिन यही बात ध्यान रखिए, सिर्फ अधिकारी बनना, मैं बन गया, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं SDM हूँ या मैं IAS हूँ, ठीक है, ये सिर्फ ये इतना अपराध नहीं है। उसको करने के लिए उसके जो अधिकार हैं, जो SDM के, जो IAS के, जो भी बना है वो व्यक्ति, जिस भी लोक सेवक का प्रतिरूपण उसने किया है, मान लो जैसे रोड पर RTO बन जाते हैं, फर्जी RTO पकड़ा गया, फर्जी JE, पुलिस चेकिंग, वो उसकी बिजली चेकिंग करते रहते हैं गाँव में, फर्जी JE पकड़ा गया, वो JE जब तक बना तब तक अपराध नहीं किया उसने, लेकिन उस JE के अधिकार जब उसने
प्रयोग करने शुरू कर दिए, भी उस लोक सेवक के जिसका प्रतिरूपण उसने किया है उसके अधिकारों का अगर प्रयोग करने लगेगा तब वो इस धारा के अधीन दंडनीय होगा, धारा 170। समझ में आ गई आपको? एक धारा है धारा 171, लोक सेवक की वर्दी धारण करना, लोक सेवक की वर्दी धारण करना, यानी अगर जिस भी लोक सेवक को क्या है वर्दी मिली हुई है, जैसे पुलिस को यूनिफॉर्म मिली हुई है पुलिस की, अगर कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलता है जनता में, जनता ये यकीन, क्योंकि जब कोई पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर निकलेगा तो जनता ये यकीन करेगी कि हाँ ये पुलिस वाला है। इस तरह का अपराध करना भी क्या है, कानूनन जुर्म है, इस तरह का कोई भी कार्य करना। ठीक है, वो कौन सी धारा में आता है, धारा 171। अध्याय 9(1)(a) है, अध्याय 9(a) जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है वो मैं बता ही देता हूं, चुनाव से संबंधित अपराध है इसमें। चुनाव से संबंधित अपराध, यानी चुनाव में किसी को क्या देना, लालच देना कि भाई मेरे पक्ष में वोट डाल देना, ठीक है, डराना धमकाना, वो सारे इससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय 9, बस इतना याद रखना कि हाँ ये कहाँ पर है इसका वर्णन, कि आईपीसी में कहीं पर वर्णन है इसका, और कहाँ पर है, अध्याय 9(a) में, चुनाव से संबंधित। ठीक है, अध्याय 10 आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अध्याय 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखना। अध्याय 10 लोक सेवक के, इसका टाइटल क्या है, लोक सेवक के, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के संबंध में, ये चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ आपको अभी क्या है। देखिए इसका मतलब क्या है, अच्छा ये है कहाँ से कहाँ तक, धारा 172 से 190 तक इसका प्रावधान है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अध्याय 10 धारा 172 से 190 तक। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी लोक सेवक, चाहे वो पुलिस वाला हो सकता है, वो कोई मजिस्ट्रेट एसडीएम वगैरह हो सकता है, या कोई जज हो सकता है, वो अगर कानून सम्मत यानी अपने कानून में रहते हुए कानूनी तरीके से किसी को बुलाता है या किसी को कोई आदेश देता है, किसी पब्लिक वाले को किसी को कोई आदेश देता है और वो पब्लिक वाला उसको मानने से मना कर दे, उस आदेश को मानने से मना कर दे, जैसे कोर्ट का समन आता है, आपको बुलाते हैं गवाही के लिए, किसी भी काम के लिए, तब अगर कोई मना कर दे तब उससे संबंधित ये चीज़ों के विषय में, यानी जो विधिपूर्ण प्राधिकार है, आपको कानूनी रूप से, ऐसे पर्सनल रूप से नहीं, अगर पर्सनल रूप से कोई बुलाए, कोई थानेदार आपको पर्सनल रूप से अगर बुलाए अपना काम कराने के लिए, तब आपको नहीं जाना है, तब ये लागू नहीं होता। लेकिन अगर समन भेजकर आपको बुला रहा है, ये धारा 160 होती है, सफीना भेजा जाता है, पुलिस वाले जब बुलाते हैं सीआरपीसी में, उसके तहत अगर आपको बुला रहा है तब आपको जाना पड़ेगा। कानूनी तरीके से अगर कोई भी लोक सेवक आपको बुला रहा है, कॉल कर रहा है, तब आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उससे संबंधित ये अध्याय है हमारा। इसकी देखिए धारा, एक धारा है इसकी, धारा 174 174 क्या है, लोक सेवक का आदेश न मानकर, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहना, जो मैंने भी बताया वही है। धारा कौन सी, 174। यानी कोई लोक सेवक आपको, इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी, ये नहीं कि पुलिस वाला ही होगा, पुलिस वाला हो सकता है, कोई एसडीएम वगैरह हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, या कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है, किसी न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, कोई अगर आपको बुला रहा है कानूनी तरीके से, तब आपको जाना पड़ेगा, उसका आदेश मानना पड़ेगा। यही नहीं कि सिर्फ बुला ही रहा है, कोई भी आदेश अगर आपको दे रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो इस धारा के अधीन आप दंडनीय होंगे। दूसरा, धारा 176, धारा 176 क्या कह रहा, देखिए, किसी, लिख लीजिए, किसी घटना या अपराध की सूचना छुपाना,
मतलब कोई घटना या कोई अपराध आपके सामने हो गया और आप, क्या बनता है, पब्लिक का कर्तव्य क्या बनता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य बनता है हमारा कि अगर हमारे सामने कोई घटना घट जाए या कोई अपराध हो जाए तो हम उसकी सूचना किसको देंगे, पुलिस को या कोई भी लोक सेवक को देंगे। यहाँ लोक सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसी को भी दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट को, हम एसडीएम को भी, तहसीलदार को भी, किसी को भी सूचना दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि पुलिस को दें, ठीक है। इसलिए यहाँ लोक सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे सामने कोई अपराध हो गया, कोई घटना घट गई और उसकी सूचना हम पुलिस को ना दें, उसको हम छुपाएं, ठीक है, पुलिस को ना देकर छुपाएं, तब कौन सी धारा का अपराध हम करते हैं, धारा 176, ठीक है। धारा 177, धारा 177 क्या है, झूठी सूचना, लोक सेवक को झूठी सूचना देना, यानी सूचना तो हम दे रहे हैं, जैसे धारा 176 में तो सूचना दे ही नहीं रहे थे, अब हम सूचना तो दे रहे हैं लेकिन झूठी दे रहे हैं। कैसे, मान लीजिए किसी के घर में कोई मर्डर किसी से हो गया, मर्डर कर दिया, लेकिन हमने पुलिस को सूचना तो दी, लेकिन क्या दी कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो सांप के काटने से हो गई या गिरने से हो गई, इस तरह से झूठी सूचना, ठीक है। अपराध की सूचना बिल्कुल ना दें, तब कौन से में है, धारा 176 में। अगर सूचना तो दें लेकिन झूठी दें, जो सच्ची है वो सूचना ना दें, कोई झूठी सूचना दें, तब वो कौन सी धारा में आएगी, तब वो आएगी धारा 177 में, ठीक है। देखिए 10वें अध्याय के 3 धाराएं हमारी और रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धारा 182 क्या है, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठी सूचना देना। किसको सूचना किसको दे रहे हैं, लोक सेवक शब्द है, यहाँ लिख लेना, लोक सेवक को, यानी हम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को गलत फंसाने के लिए लोक सेवक को झूठी सूचना दे रहे हैं। मान लिया हमने पुलिस को फोन कर दिया कि जी उसके घर में शराब रखी है, जबकि शराब नहीं है उसके घर में, पुलिस ने आके चेक किया, नहीं निकली शराब, या कुछ भी इस तरह की सूचना हमने दे दी, और ये सूचना सिर्फ परेशान करने के लिए दी जाती है, इसमें सजा नहीं होती, इसमें दंड नहीं, इसमें सजा नहीं होती। इसको जो जिसके खिलाफ हम सूचना दे रहे हैं उसको सजा नहीं होती, सिर्फ परेशान करने के लिए उसको सूचना दी जाती है। कौन सी धारा में, धारा 182। अच्छा, धारा 187 क्या है, सहायता करने से मना करना, किसकी, लोक सेवक की। एक धारा है धारा 37 सीआरपीसी की, जब हम पढ़ेंगे सीआरपीसी तब मैं इसको बताऊंगा। धारा 37 कहती है कि कब जनता पुलिस व मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी, सहायता करने के लिए बाध्य है। यानी एक धारा 37 सीआरपीसी हमारी कहती है कि पुलिस जब चाहे, कोई भी लोक सेवक, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, मजिस्ट्रेट हो, जनता से अगर सहायता मांगते हैं अपना अपने ड्यूटी के निर्वहन के लिए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अगर सहायता मांगते हैं जनता से, तो जनता सहायता देने के लिए मजबूर है, बाध्य है, जनता सहायता करेगी। लेकिन अगर इस धारा का नहीं मानता है, इस धारा को, धारा 37 सीआरपीसी को मानने से इनकार कर देता है, लोक सेवक की सहायता करने से मना कर देता, तब उसको दंड कहाँ मिलेगा, धारा 187 में। समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए पुलिस किसी अपराधी का पीछा कर रही है, आप उधर से निकले हुए जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोका, आप बाइक से हैं या कार से हैं, पुलिस ने आपसे कहा कि उसका पीछा करो, आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, आप बाध्य हैं कानूनी रूप से उसको करने के, और अगर मना कर देते हैं तो पुलिस चाहे तो आपको अंदर कर सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला अगर घर जा रहा है, अपने रास्ते पे ड्यूटी पर नहीं है, घर जा रहा है और वो आपसे लिफ्ट मांग रहा है, तो आप उसको देने के लिए बाध्य हैं, बिल्कुल बाध्य नहीं है, क्योंकि वो उसका निजी कार्य है, सरकारी कार्य करते हुए, ये ध्यान रखना, अपनी ड्यूटी करते हुए अगर कोई मदद मांगता है तो हर एक नागरिक उस लोक सेवक की मदद करने के लिए बाध्य है, ध्यान रखना। धारा 188, देखिए ये धारा सीआरपीसी, धारा 37 सीआरपीसी का उल्लंघन था। ऐसे एक धारा जब कर्फ्यू लगता है, धारा 144 लगती है, वो भी सीआरपीसी की है। कौन सी धारा है, धारा 144 सीआरपीसी। सुना होगा आपने, पेपर में आए दिन आता रहता है कि धारा 144 लग गई, धारा 144 फला शहर में धारा 144 लग गई। उसी के अंतर्गत कर्फ्यू लगता है, एक धारा 144 हो जाती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कहीं पर इकट्ठे नहीं होंगे, उसी धारा के अंतर्गत कर्फ्यू भी लगाने का आदेश देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, ठीक है। तो अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता है, देखिए वैसे ही याद रहेगा, हम जानते हैं कर्फ्यू से सब हम अच्छी तरह से परिचित हैं। कर्फ्यू के उल्लंघन का दंड कौन सी धारा में है, धारा 188, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा आपकी।
ठीक है। तो साथियों, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई भी सवाल पूछना हो, आप मुझे बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, लेकिन रिलेवेंट सवाल, ठीक है, जो पूछने लायक हो आप ज़रूर पूछिए अपनी। आपकी कोई भी क्वेरी हो या दरोगा भर्ती से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। 10 चैप्टर हमारे आईपीसी के कंप्लीट हो गए हैं, 11वां चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे जो हमें पढ़ने ही नहीं है, धारा चैप्टर 12 और 13 है शायद, चैप्टर 12 और 13 बाट माप से संबंधित और सिक्कों वगैरह से संबंधित अपराध हैं उनमें, वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आईपीसी को ख़त्म कर दूँ। अगली वीडियो में नहीं हो पाई तो उससे अगली वीडियो में तो 100% हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना, आप ज़रूर लिख लेना, इसको लिखते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा ही होने वाला है आपका। इस चैनल पर आपको कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी, कोई गलत वीडियो नहीं मिलेगी, हमेशा आपके काम की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएँ आती रहती हैं, मैं डालता रहता हूँ, तब आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है, अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है तो आप सुनील जॉब मंत्रा, जो हमारा चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको सर्च करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।